नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। जीएसटी का दायरा, देश भर में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल जहां 100 के पार पहुंच गया है, वहीं डीजल भी शतक के करीब है। बढ़ती महंगाई को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लगाने की मांग तेजी होती जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए लोकसभा से लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। पेट्रोलियम पदार्थ यदि जीएसटी के दायरे में आ गए तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से देश भर में हाहाकार। जीएसटी लगे तो भी 55 रुपए लीटर में मिल सकता है पेट्रोल। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर सदन में हंगामा। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स घटाने की वकालत की। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो टैक्स की दर क्या होगी? 40% जीएसटी भी लगे तो भी जनता को होगा फायदा। सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जाल है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जाल है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जाल है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सिने स्टार आमिर खान निर्मित पीपली लाइफ फिल्म का ये गीत चुपके से जेब काट रहे पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं पर गुपचुप बढ़ रही महंगाई पर फिट बैठ रहा है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया। बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिल सकती है अगर सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लेकर आए। सबसे ज्यादा वाले स्लैब 40% से भी अगर पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लगे तो भी जनता को राहत मिल सकती है, क्योंकि 35 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल और वैट के साथ जनता को 100 रुपए में मिल सकता है, जिसको लेकर संसद में विपक्ष ने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर हंगामा किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर ने भी पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले टैक्स को कम करने की वकालत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। मक्का जी भी खा गई मात है, महंगाई डायन खाए जाल है। सखी सैया तो खूब ही कमाल है, महंगाई डायन खाए जाल है। सखी सैया तो खूब ही कमाल है, महंगाई डायन। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बहस के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विकास बोंद्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका हमारे साथ। विवियन खोंगल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है विकी जी आपका भी। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं सीधे सीधे आपके पास आ रहा हूँ विकास जी। नमस्ते विकास जी, पेट्रोल डीजल जो एक आम समस्या है उस पर यदि 40% वेट की जगह जीएसटी लगा दिया जाए 40% तो बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। लगभग 55 रुपए तक पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आ सकती है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमति रखी जा सकती है, लेकिन इस मामले में जी प्रदेश सरकारों को अपना मन बनाना पड़ेगा। जी देखिए, जीएसटी को जब इन्वोक करने वाली बात आई थी जी तो प्रदेश सरकारों के जो प्रतिनिधि मौजूद थे, वित्त मंत्री रहे उन प्रदेशों के, उनके साथ में जी इन्वोकेशन ऑफ जीएसटी संभव ही तब हो पाया जब उन्होंने कहा कि साहब पेट्रोलियम पदार्थ जी लीटर ऐसी चीजों को आप छोड़ दीजिए, इसके ऊपर प्रदेश अपने अपने टैक्सेशन लगाएंगे, तब सहमति बन पाई जी। लेकिन अगर इसमें प्रदेश सरकारें सहमत होती है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से तो कोई रुकावट इस मामले में है नहीं जी। चलिए तभी हो जाएगी। उससे टैक्सेशन की जो एकरूपता होनी चाहिए, जो हमारा जीएसटी से एक मुख्य लक्ष्य है जी, और जो एक आम व्यक्ति के लिए अभी भी कॉमा बना हुआ है जी जी। एक देश एक टैक्स के मामले में, तो वो संपूर्ण हो जाएगा।
जहाँ तक शराब की बात है, शराब तो बहुत कम लोगों के द्वारा खरीदी जाती है, बेची जाती है जी। तो आम जो व्यक्ति का सर्जन का जो संबंध है वो पेट्रोलियम से हल हो जाए। चलिए विकी जी, बात कर रहे हैं आपके मित्र कि जो है टैक्सेशन पर आम राय बन जाए, प्रदेश की जो सरकारें हैं वो सहमत हो जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, केंद्र सरकार ऐसा चाहती है। बड़ी ही बेशर्मी के साथ में अरुण जी, इस देश की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के जी। गाढ़ी कमाई के ऊपर, जनता की जेबों के ऊपर बड़ी ही बेशर्मी के साथ में डाका डालते हैं। जी, बात करें यदि तेल कंपनियों की तो 21 लाख करोड़, यहाँ मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 21 लाख करोड़ के आसपास 2014 से लेकर 2019 तक के ये रिकॉर्ड्स कहते हैं। 21 लाख करोड़ रुपए की लूट, 21 लाख रुपए जेब से निकाले जा चुके हैं आम जनता के जेब से टैक्सेशन के रूप में। यदि जीएसटी के दायरे में लाने की बात करेंगे तो उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। आज जीएसटी का लगभग 5-7 हजार करोड़ रुपए तो मध्य प्रदेश का केंद्र सरकार ने करीब 2 साल तक रोका रहा। यदि जीएसटी के सबसे बड़े स्लैब में जो 40% का हमारा स्लैब है, उस स्लैब के अंदर भी अगर लेकर आते हैं तो भी आम जनता को राहत मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के हाल ये कर रखे हैं कि हमारा दुश्मन देश, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हमारा दुश्मन देश जो 18 से 19 रुपए जब कोरोना की महामारी में विश्व जूझ रहा था, उनकी जनता जूझ रही थी, जब दुश्मन देश ये कर सकता है, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ऐसा कर सकता है और गरीबी से जूझता हुआ देश नेपाल ऐसा कर सकता है। और अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि भारत के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमा के लोग नेपाल जाकर पेट्रोल और डीजल लेके आ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो सकता है उस देश के लिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दौरान डबल फिगर्स में जिसकी जीडीपी हुआ करती थी, पूरे विश्व से आंख मिलाकर हम बात किया करते थे, उस देश के लिए इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि आज हमारे लोगों को जाकर नेपाल से पेट्रोल की तस्करी करके भारत में लेके आना पड़े। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो सकता है। जनता की जेब में जेबी काटने की परिकाष्ठा देखिए कि जब $108 पर बैरल हुआ करता था पेट्रोल, तो 71 रुपए में बेचा जा सकता था। तो आज क्या मजबूरी है जब तेल के दामों में 35% की जो है कमी देखी गई है विश्व के बाजारों में, उसके बाद क्यों हम बात लोग कर लेते हैं विकास जी सीधा आरोप लगा रहे हैं केंद्र की और प्रदेश की जो भाजपा सरकारें हैं वो जनता की जेब को काट रही हैं, बड़ी ढिढाई कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतवर्ष में सरकारें केवल भारतीय जनता पार्टी की तो है नहीं जी, अन्य राजनीतिक दल भी सरकारें चला रहे हैं। राजस्थान देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, महाराष्ट्र देख लें जी। महाराष्ट्र में तो सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है, तो वो किसके कारण है? वहाँ की प्रदेश सरकार के कारण है जी। उसमें तो कांग्रेस शामिल है ना। मुझे लगता है इस मामले में पहलू को देखते हुए सभी सरकारों को, किन्हीं भी दलों की है, सबको मन एक राय बनानी पड़ेगी। मैं बड़ा स्पष्ट है खोंगल जी को रखना चाहता हूँ बात कि आज का ट्रेंड तो बढ़ती हुई कीमतों का ही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हमें लगता है क्रूड की प्राइसेस कम आएंगी, लेकिन आज तो बर्न ऑयल जो है वो $70 के लगभग पहुंच रहा है। दूसरी बात, जो टैक्सेशन पहले इकट्ठे होते थे, तो भारत ने देखा है कि पहले जनता के विकास के लिए, जनहितकारी योजनाओं के लिए, हितग्राहियों के लिए सरकारें कितना काम कर पाती थी। अब वो कई पायदान आगे है। कहीं पे कांग्रेस की सरकारें भी होंगी, बहुत सारे माकूल नहीं हो रहा होगा, लेकिन खर्चा तो कर ही रही है। तो खर्चा कहाँ से कर रही है? जब रेवेन्यू जनरेट कर रही है तभी कर रही है ना। और तीसरी बात, मुझे नहीं लगता खोंगल जी की पाकिस्तान और बांग्लादेश के उदाहरण देने की कोई आवश्यकता या उदाहरण लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको, हमको सबको मालूम है कि भारतवर्ष में सरकार ने ही नहीं, सरकारों ने जो हितग्राही योजनाएं चलाई, जनता के लिए जो सुविधाएं दी हैं, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से ऐसी कोई खबर आपको सुनने को मिली? वहां तो एक ही बात वहां के न्यूज चैनल दिखाते हैं कि सरकारों ने जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया था। कोरोना और जनता आपने एक दूसरे को संभालिए, और आज भी वहाँ यही हाल है। पाकिस्तान में तो वैक्सीनेशन का कोई इंतजाम नहीं है, बांग्लादेश में
कुछ एक चालू हुआ तो हमारी मदद दोबारा आपके पास आता हूँ विकास जी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब हैं। नवीन जी, आपने सुना दोनों मित्रों के तर्क देखे, क्या लगता है कि जीएसटी के दायरे में यदि लाया जाए, और ये तो अहम सवाल हो गया लाया जाए, क्या संभव है कि जीएसटी लगाकर ये इसको सस्ता किया जा सकता है? देखिए अरुण जी, राजनीतिक दलों का काम राजनीति करना होता है और मुद्दे भुनाना होता है। बिल्कुल। लेकिन आम जनता को राहत पहुंचे, इसके लिए दोनों विपक्ष को भी अधिक वो होता है, दायित्व है विपक्ष का भी और सत्तारूढ़ दल का भी दायित्व है। यदि केंद्र की सरकार में जब वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि वाकई में इसको एक रूपता लाने के लिए, टैक्सेशन को लाने के लिए सभी राज्यों को जीएसटी के उसमें लेना चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये बात, जैसे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले राज्यों में, सेस लेने वाले राज्यों में शुमार है, तो क्या यहाँ पर ऐसी मजबूरी है कि हमें रेवेन्यू यदि लेना है तो हम रेवेन्यू के और पॉकेट क्यों ना खोलते हैं? केवल पेट्रोल से ही या पेट्रोलियम पदार्थों पे मतलब आम जनता को ही परेशानी में डाल करके क्या खजाना भरा जा सकता है? क्या बाकी और हमारे माध्यम इस तरह से विकसित नहीं हो सकते? भाई आप यदि जैसे आपने अभी कैलकुलेशन करके बताया कि वो 55 रुपए तक आ सकता है, यानी आज जो 100 रुपए का जो पेट्रोल जनता खरीद रही है वो 55 रुपए में आएगा, तो वो मध्य प्रदेश की जनता होगी। और एक उदाहरण, यदि हम भारत के बाहर के उदाहरण जैसे आ रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश का उदाहरण ऐसा आने लग जाए तो क्या समस्या है इसमें? और जब विपक्ष को भी इसमें इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या केंद्र की पार्टी हो विपक्ष की, दोनों वही हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बेहद ही कमजोर नजर आती है। यदि उसको भाई सियासी मुद्दे होते हैं, लेकिन ये जो आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, इस पे यदि बहुत पुरजोर तरीके से ये अपनी मांग रखते हैं, तो ये वेट के दायरे में लाना, जब ये प्रोडक्ट से बाहर तो है नहीं, जब सेवाओं पर टैक्स लग रहा है, कविताओं पर टैक्स लगता है, वेट उस पर लग रहा है, सर्विसेज पर टैक्स लग रहा है, तो इसको इसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? और यदि दायरे में ले लेंगे तो ये जितनी भी आप जो इसमें विषमताएं, विसंगतियां हम देख रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगी। चलिए विकास बोंद्रिया जी, हालांकि आप पहले कह चुके हैं, आप पक्षधर हैं कि एक रूपता है, लेकिन फिर भी यदि आरबीआई के गवर्नर इस बात की वकालत कर रहे हैं, आपकी जो केंद्रीय वित्त मंत्री यदि वकालत कर रही है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या मध्य प्रदेश सरकार कुछ अलग करना चाहती है? क्यों नहीं यहाँ पर सस्ता हो पा रहा है? सरकार के कहे का मुझे लगता है डिस्कशन करना ठीक नहीं होगा। ओवरऑल जबकि जीएसटी की काउंसिल की बैठक हुई थी, और मैं तो प्राथमिक रूप से बात करूंगा कि जब जीएसटी इन्वोक करने में सहमति बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तब ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजिस्टेंस रहा था कि भाई पेट्रोलियम को और लीकर आदि को इससे ना लिया जाए, और उस निर्णय पे सहमति बनाने के बाद ही हम जीएसटी लागू कर पाने में सफल हुए। लेकिन अगर प्रदेश सरकार है, वो किन्हीं भी दलों की हो, अगर इस पे सहमति रखती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां तक पक्ष है, उसने तब भी कहा था कि हम इसे लाना चाहते हैं जीएसटी के दायरे। तो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से ज्यादा विचार का प्रश्न कमतर है, बनिस्बत की स्टेट के अपने रेवेन्यू कलेक्शन के जो तौर तरीके हैं, रास्ते हैं, उनको अध्ययन करने का विषय ज्यादा है। बिल्कुल विकास जी, यही तो डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब बता रहे थे कि अन्य संसाधनों पर फोकस करना चाहिए, अन्य पॉकेट वहां पर जनरेट करें जिनसे कि वो टैक्सेस में बढ़ोतरी हो। जनता की बेसिक चीज है, बेसिक नीड है पेट्रोल डीजल, तो ऐसे में यदि वो सस्ता हो जाएगा तो आमजन या सर्वहारा वर्ग लाभान्वित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं तो एक बात और जोड़ूंगा जी, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, एक बात और जोड़ता हूं मैं इसमें कि इसके अलावा जीएसटी लागू होने के कारण जो प्रदेश सरकारों को एक आशंका थी कि हमारे टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी, तो सेंटर ने तब वादा किया था कि हम उसकी प्रतिपूर्ति भी करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रतिपूर्ति करी है, और वो भी प्रतिपूर्ति बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी है, मतलब उसका क्वांटम भी कम हुआ है। तो अब जबकि 4 साल हो गए हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकारें उस आशंका के दौर से भी बाहर निकल आई है। तो इस मामले में संभावनाएं और ज्यादा तेजी से तलाशी जानी चाहिए कि कैसे
इन पदार्थों को भी जीएसटी के अम्ब्रेला में लाया जाए। बिल्कुल। कोंगल जी, आपके मित्र चूंकि रास्ता भी बता रहे हैं, स्वीकार तो कर रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी उस पर अभी कमेंट्स नहीं दिया। क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, या जो कांग्रेस की सरकारें हैं प्रदेश में वहाँ पे सस्ता हो जाए उसका रास्ता देख रहे हैं? सर कैसी बात कर रहे हैं, लगता है ज्ञान का अभाव है इस विषय में। आदरणीय विकास जी, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि पड़ोसी हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, उसने वैट कम किया है 0.5%। इसके अलावा पंजाब ने डीजल, कृषि के उपयोग में आने वाले डीजल पर और कमर्शियल डीजल के ऊपर वैट कम किया है। दिल्ली की सरकार ने वैट कम किया है। आखिर क्या रीजन है कि मध्य प्रदेश की सरकार वैट कम करने में इतना कतरा रही है? और सबसे बड़ी बात, जब आप जीएसटी के अंदर 1000 अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जीएसटी आपका फेलियर है वो इसलिए है क्योंकि आपको 1000 अमेंडमेंट्स करने पड़े। यदि पहले कर लिया होता, पहले सोच लिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो फिर आप जब विकलांगों के सामान के ऊपर, मरीजों की दवाइयों के ऊपर, मासूम बच्चों के प्रोडक्ट्स के ऊपर जब जीएसटी ले सकते हैं, यहाँ तक कि खून के ऊपर ये लोग 12-12.5% जीएसटी लेते हैं। आप जाइए, 12.5 से बढ़ाकर 18% जीएसटी हो गई है। जो खून की एक यूनिट 800 में मिलती थी आज 1200 में मिलती है। तो फिर डीजल और पेट्रोल से आखिर आपको तकलीफ क्या है? क्या आपको केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं है कि जिस प्रकार से प्रदेशों का पैसा जो है केंद्र सरकार देने में देर करती है, 5-5 हजार 7-7 हजार करोड़, और महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स के 20-20 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार दबा के बैठ जाती है। क्या आप लोगों को अपनी केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो आपका जीएसटी रिटर्न जो है वो सही समय पर लौटाएगी आपको? आप बहानेबाजी करना, अपनी सरकार के पक्ष में बात करने के लिए आपको ये नहीं भूल जाना चाहिए आदरणीय विकास भैया कि मैं और आप, हम लोग राजनीति में क्यों आए हैं। हम लोग इस जनता से रोज हमें आंख में लाना है। हम सरकारों की जो है चाटुकारिता में इतने व्यस्त ना हो जाए, इतने मशगूल ना हो जाए कि जिस जनता से हमें रोज आंख में लाना पड़ती है, हम उसे क्या जवाब देंगे। हमें इस बात पे, अच्छा वैकल्पिक व्यवस्थाओं की यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है। यूपीए के शासन काल से लेकर यदि हम बात करें, जब से मोदी सरकार ने कार्यकाल संभाला है, ओएनजीसी जैसी कंपनी जो हमारी खुद की कंपनी है भारत की, उसका प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है। 53,60,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन जो हमारी घरेलू तेल कंपनियां, उनका 53,60,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन गिरा है लास्ट 6 ईयर्स में। तो इसको आप अगर हमारी घरेलू जो है तेल कंपनियों को प्रोत्साहित करते तो कहीं ना कहीं उसका सीधा लाभ जनता को मिल सकता था, लेकिन नहीं। आपको जो है वहाँ की जो मिडिल ईस्ट की कंपनीज जो है उनको लाभान्वित करना था, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभान्वित करना था। इसीलिए आप लोगों ने भारत की तेल कंपनियों को जो है अपने हाल पर छोड़ दिया गया, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए लाभान्वित करने के लिए। आंकड़ों की बाजीगरी बहुत अच्छे से समझा दी। महाराष्ट्र इसमें छूट गया था, आरोप था आपके मित्र का कि महाराष्ट्र में सबसे महंगा है, उस पर भी थोड़ा सा बोल देते। सर महाराष्ट्र हमारी वहाँ पर है सरकार, हम लोगों ने सरकार हम समर्थन देकर हम सरकार हमारी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का रेवेन्यू कलेक्शन में और मध्य प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो कोरोना का जो संकट भी था, वो महाराष्ट्र टॉप 3 के अंदर था। मध्य प्रदेश के अंदर इतनी समस्या नहीं थी उसको लेकर कि मध्य प्रदेश को इतना ज्यादा हिट किया। महाराष्ट्र का औद्योगिक क्षेत्र इंडिया में सबसे ज्यादा हिट किया गया है, तो ये भी उनको देखना पड़ेगा। और हम दूसरी राज्य सरकारों से अगर करेंगे तो हम लोग हमारे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कंपेयर क्यों नहीं करते, जहाँ पर वैट में थोड़ी सी राहत देकर जनता को राहत देने का कार्य किया गया। विकास जी, फिर से आरोप है बहुत सारे, और साथ में ओएनजीसी को जो है बर्बाद करने का भी आरोप लगा दिया है। नहीं, ओएनजीसी आबादी हो रहा है, बेहतर काम कर रहा है जी, लेकिन एक घाटा बताया है 53,60,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन घटा है घरेलू तेल कंपनियों का। उनको लीजिए भाई जी, घरेलू प्रोडक्शन भी बढ़ा है। और दूसरी बात से सक्सेना जी, देखिए जो टोटल पेट्रोलियम का मैकेनिज्म और टैक्स स्ट्रक्चर है, अगर हम उसमें हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो 5% 8% के लगभग आता है। अब 5% 8% को हम 9% भी जो बात ये बढ़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसे हम 9-10% भी कर देंगे तो क्या हम पूरे 100% के क्रूड मैनेजमेंट पे उसका प्रभाव देख सकते हैं? क्या बोल रहे हैं विकास जी आप?
अरे 24% था यूपीए के दौरान, जो घट के 15% से नीचे जा चुका है। घरेलू तेल कंपनियों का जो उनका ओवरऑल तेल की खपत के अंदर जो घरेलू कंपनियों का था वो 24% था यूपीए के दौरान, अब घट के 15% के नीचे जा चुका है आपके शासनकाल में। नहीं, ये मैं ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूँ सर आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसमें। मैं डिबेट नहीं करूंगा उस विषय पे, मैं डिबेट इसलिए नहीं करूंगा उस विषय पे कि मैं अभी कंपनीज के प्रोडक्शन के आंकड़े रख के नहीं बैठा। बिल्कुल ठीक बात है, कृपया करके सुनिए। लेकिन मैं एक ऑथेंटिक बात आपको, एक सैद्धांतिक बात बता दे रहा हूँ कि हम हमेशा से क्रूड को इंपोर्ट करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे हैं। इंडिजीनियस प्रोडक्शन बहुत कमतर प्रतिशत में है, जिससे भी ओवरऑल पूरे प्राइस मैकेनिज्म को न प्रभावित कर सकने में सक्षम है। इसलिए इसकी चर्चा जीएसटी के वक्त में मत करिए, अन्य वक्त में आप कर सकते हैं कि इंडिजीनियस कंपनीज हमारी कैसे इंडिजीनियस प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है, उसके लिए एक अलग से डिबेट रखिए। अपन चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफलता और क्या यूपीए की विफलताएं रही। चलिए विकास जी, प्राइस मैकेनिज्म के वक्त में मत कंपेयर करिए, नहीं हो सकता ये। एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, क्या हम कोई भी ऐसी चीज जो बहुतायत में इंपोर्ट करते हैं और थोड़ा सा देश में हम उसका उत्पादन करते हैं, उससे क्या हम कीमत और लागत में खाड़ी देशों की वकालत मत कीजिए, अपने उद्योगपति मित्रों की वकालत मत कीजिए। ओएनजीसी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज एलआईसी से उठाया है। देखिए ये नौबत ओएनजीसी को पहले कभी नहीं आई थी हमारे समय में। ओएनजीसी जैसी घरेलू कंपनी को हम ही ने स्थापित करा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। मोदी जी के कार्यकाल के अंदर उद्योगपति मित्रों को सपोर्ट करने के अलावा और कोई इन लोगों ने कार्य नहीं किया है। चूंकि समय, विकास जी रोकना चाहूंगा, समय कम है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक फाइनल कमेंट आपकी ओर से चाहता हूँ कि ओएनजीसी और कर्जा और उत्पादन लॉस। देखिए, जैसा कि खोंगल जी कह रहे थे, वाकई में ये स्थिति और ये जो फिगर बता रहे हैं ये सही है। उन्होंने स्टडी करके बोला है ओएनजीसी की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक तंत्र में कुछ ढील पोल का भी है और प्रशासनिक, खासकर उसमें प्रशासनिक कमजोरी भी नज़र आती है। लेकिन अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट यदि हम करें कि मध्य प्रदेश में वेट जब सबसे ज़्यादा लिया जाता है, सेस सबसे ज़्यादा लिया जाता है, तो उसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार चिंतन करे और इस पर यदि विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को राहत देना पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को यदि 40% जीएसटी पेट्रोलियम उत्पादों पर लगा दी जाए तो भी राहत मिलेगी। एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा अभी है, बहुत बड़ा जो भार सामने है, उससे घट के 55 रुपए लीटर का पेट्रोल मिल सकता है। खैर, क्या होना है समय के गर्त में छुपा हुआ है, समय कम है। फिर किसी दिन इसी विषय पर हम बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।